रिकॉर्ड भी कर देता हूँ ताकि आप दोबारा भी सुन लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें ये बताया कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जब कभी भी आप वर्क डन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। ये वर्क डन निकालते हैं एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो भी कर्व दिया होगा उसका आप एरिया निकाल लेते हो तो वर्क डन आता है। अब यहाँ पे एरिया निकालने वक्त इस बात को ध्यान रखेंगे कि हो सकता है एरिया ऊपर भी हो नीचे भी हो। नीचे वाले एरिया को नेगेटिव मानते हैं, ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव मानते हैं। यानी सपोज दैट फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली आपके पास इक्वल एंड अपोजिट एरिया आ गया। ये सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन है, ये 0 है, ये हमारा वी नॉट है, ये हमारा 2 वी नॉट। तो टोटल वर्क डन इस केस में क्या हो जाएगा, टोटल जो वर्क डन हो जाएगा वो इक्वल्स टू क्या होगा, 0। 0 होगा कि नहीं इस केस में। तो जब कभी भी अपने पास वर्क डन की बात करते हैं तो एरिया का साइन कन्वेंशन भी आपको देखना पड़ता है। अब एक आप बता दीजिए, एरिया आपको निकालना है, मेनली तो आपको एरिया ही निकालना है। एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है ऐसे, यहाँ पे है प्रेशर पी नॉट, 2 पी नॉट, यहाँ पे वॉल्यूम बी सॉरी प्रेशर पी नॉट है, यहाँ पे वॉल्यूम बी नॉट है और यहाँ पे 3 वी नॉट है। तो इसका आपको बताना है वर्क डन इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या हो। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होगा, इसमें वर्क डन बताइए, इसमें क्या होगा। वी नॉट वी नॉट, हेमंत। देखिए इसमें आपको कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है कि नहीं, ये एरिया निकालना है। और ये एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस पहले निकालना है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। तो 3 वी नॉट तो वी टोटल यहाँ नॉट से यहाँ तक है। 2 वी हाँ, नॉट और ये यहाँ से यहाँ तक वी नॉट है तो 2 वी नॉट ये हो गया। और ये वाला टोटल हाइट कितना हो गया, तो 2 पी नॉट माइनस पी नॉट दैट पी इज पी नॉट। नॉट। तो, तो हाफ इंटू 2 वी नॉट बेस और हाइट है पी नॉट, तो टोटल वर्क डन हो गया पी नॉट इंटू। सो इसमें डायरेक्शन का कोई फर्क पड़ेगा क्या, मतलब ये एरोस का। एरोस का भी फर्क पड़ेगा, अभी हम क्लियर करते हैं उसको। अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, जब हम प्रोसेस को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो उसमें ये भी देखेंगे कि डायरेक्शंस का फर्क पड़ेगा ओके है ना, सर। तो वो भी हम देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपसे मैंने कहा कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये सर्कुलर प्रोसेस है, इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, प्रेशर और वॉल्यूम का। ये वॉल्यूम वी नॉट है, ये 2 वी नॉट है, ये प्रेशर पी नॉट है, 2 पी नॉट। इस केस में आपको बताना है वर्क डन क्या हो। देखो वर्क डन इसमें सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर में आर जो होगा वो डायमीटर हो गया ना, आर आर जो हो गया वो डायमीटर का हाफ हो गया। पाई आर स्क्वायर को पाई आर इंटू आर लिख सकते हैं। तो चूंकि आपको यूनिट भी देखना है तो एक जो रेडियस लोगे वो वर्टिकल एक्सिस से लोगे और एक रेडियस जो लोगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। तो एक हो जाएगा पाई इंटू आर की जगह पे 2 पी नॉट माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई 2, और एक वॉल्यूम में 2 वी नॉट माइनस बी वी नॉट नॉट बाई डिवाइडेड बाई 2। 2। ये आया समझ में, सबको आ गया समझ में, यस सर। क्योंकि अपने पास देखो यहाँ से यहाँ तक 2 पी नॉट है और ये है पी नॉट, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी, 2 पी नॉट माइनस पी नॉट
और ये है 2v0 से v0 को माइनस कर देंगे तो 2v0 माइनस v0 बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई इंटू v0 बाई 2 और इंटू v0 बाई 2। तो द फाइनल आंसर विल बी पाई p0 v0 डिवाइडेड बाई 4। ये हो जाएगा वर्क डन। ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे वर्क डन के केस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी हमेशा थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कंजर्व्ड रहता है। तो इट इज द एनर्जी कंजर्वेशन, द केस ऑफ तो हमेशा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये क्या चीज है, वो तो ये एनर्जी कंजर्वेशन। और अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमेशा जो रिलेशन होता है मैथमेटिकली, डी क्यू इज इक्वल टू हमेशा होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इसमें डी क्यू क्या है, डी यू क्या है, डी डब्ल्यू क्या है? तो डी क्यू हमारा हीट सप्लाई है और हीट रिजेक्टेड है, दोनों आप बोल सकते हो। और जो डी यू है हमारा क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और डी डब्ल्यू है वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम है या और ऑन द सिस्टम। अच्छा एक चीज बताइएगा कि जैसे ऑनलाइन वाले में जो आप लोग बच्चे हो, तो कितने बच्चे हो कि ऑफलाइन चाहते हो? मतलब अगर इतनी प्रॉब्लम है तो सिर्फ ऑनलाइन ही कर लेना जब तक 11th की कोर्स खत्म हो जाती है। तब क्या बोलते हो? क्योंकि कई बच्चे को, पेरेंट्स को वो है, अगर मान लो कि ऐसा सोचा जाए इस तरफ, कितने बच्चे हो जिसको ये लगता है कि नहीं ऑफलाइन जरूरी है, प्लीज रेज योर हैंड। तो लगता है आपको कि नहीं ऑफलाइन बेटर? इतने बच्चे ऑफलाइन वाले हैं नहीं कि हम्म, बहुत बच्चे हैं। तब तो है ही लगभग लगभग एक ही तो बच्चे हैं जो नहीं है, टोटल 10 हैं। 12, 13 बच्चे हैं। तो बाकी एक दो तो, तीन तो इधर हो गया, 16। ठीक है, ओके, देखते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर देखो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब बेसिकली एक तरह से थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और थर्मोडायनेमिक्स के केस में काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स, मतलब इस साइड जो होती है वो एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, एनर्जी गिवन टू द सिस्टम है।
और ये जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा सेम रिलेशन है कि अगर हम इसको थर्मोडायनेमिक्स के केस में अगर हम इसको देखें एनर्जी को, तो dq हीट सप्लाइड है और हमारा dw वर्क डन है और इज इक्वल टू क्या है du। तो बेसिकली ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जो टोटल हीट सप्लाइड प्लस वर्क डन बाय ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आप इंटरनल एनर्जी। तो ये वाला जो टर्म आ रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ये जो एक्सप्रेशन है वो इस बेसिस पे है कि यहाँ पे साइन कन्वेंशन किस तरह से किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं साइन कन्वेंशन की, ये वर्क एनर्जी थ्योरम की बात अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑलवेज पॉजिटिव होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद हीट सप्लाइड, तो dq क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और हीट अगर रिजेक्ट हुआ तो dq क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस केस में देखो ये जो कन्वेंशन बनाया गया है वो किस तरह का कन्वेंशन पे ये फॉर्मूला बनाया गया। dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता है अपने पास जो है dq क्या होता है, dq प्लस dw इज इक्वल टू du। dq इज इक्वल टू du प्लस dq प्लस dw इज इक्वल टू du। तो बेसिकली अगर हम इसमें साइन कन्वेंशन की बात करें तो पहले वाला रिलेशन dq इज इक्वल टू du प्लस dw कब आएगा, जब dw यहाँ पे नेगेटिव होगा। मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, बाय द सिस्टम पॉजिटिव मानते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या मानते हैं, नेगेटिव। तो ये है वर्क डन ऑन द सिस्टम। बेसिकली हीट सप्लाइड है वर्क एनर्जी थ्योरम में, ये वाला क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम को नेगेटिव लेंगे, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम को जब आप नेगेटिव लेंगे तो ये चला आएगा राइट साइड में, तो ये पहला इक्वेशन को सेटिस्फाई करने लगेगा। तो आप ये तो समझने के लिए मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम बताया कि अगर आपसे सिर्फ ये कोई कहता है कि हाउ इट इज द एनर्जी कंजर्वेशन इन द केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आप उसको समझा सकते हैं कि जिस तरह से मैकेनिक्स के अंदर वर्क डन बाय ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस प्लस एनर्जी गिवन टू द सिस्टम जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी होता है, क्योंकि जो गैसियस सिस्टम है उसकी काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है उस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिखते हैं। मतलब व्हाइल यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट, जो थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है उसमें हम ये कन्वेंशन यूज करेंगे। और यही कारण है कि जो हमने वर्क डन बाय द सिस्टम लिया था वो अभी पॉजिटिव लिया था, और केमिस्ट्री में ये कन्वेंशन जो होता है हमारा उल्टा होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस वजह से वर्क डन बाय द सिस्टम अगर नेगेटिव हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, इस केस में ये हो जाएगा dq प्लस dw इक्वल टू du। तो एक्सप्रेशन में थोड़ा सा वेरिएशन आता है, मतलब वैसे ओवरऑल मतलब एक्सप्रेशन में चेंजेस आता है, कॉन्सेप्ट में चेंजेस नहीं आता। बट इन द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ये कन्वेंशन आपको थोड़ा उल्टा सा दिखेगा। ये शायद आपने पढ़ा भी होगा, अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है ना केमिस्ट्री में अंदर। तो यस सर। आपने ये देखा होगा कन्वेंशन ये उल्टा होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑलवेज नेगेटिव होगा। यस सर। हमने क्या लिया, पॉजिटिव। अब देखिए ये पॉजिटिव क्यों लिया है, पॉजिटिव इसलिए लिया कि वर्क डन हम मानते हैं फिजिक्स में, मैकेनिकल वर्क डन में पीडी भी मानते हैं। अब देखिए सिस्टम के द्वारा वर्क होगा तो क्या,
मतलब सिलेंडर पिस्टन सिस्टम में जब पिस्टन वर्क करेगा सराउंडिंग पे, तो ये है वर्क डन बाय द सिस्टम। और वर्क डन बाय द सिस्टम में ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम में जब पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होगा, एक्सपेंशन होगा। गैस के अंदर क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो गैस में एक्सपेंशन होगा। क्यों एक्सपेंशन होगा? क्यों? क्योंकि पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे जो वर्क डन बाय द प्रेशर है, वो हमेशा वर्क डन बाय द सिस्टम जो लेंगे, वो लेंगे किधर की तरफ? मतलब पिस्टन ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, तो इसलिए गैस में एक्सपेंशन। ये पिस्टन का इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। अब गैस में इतना वॉल्यूम का चेंजेस हुआ, मतलब चेंजेस बढ़ा है, डीवी पॉजिटिव है, तो इसलिए हम लोग मानते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव। क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है, इसलिए हम उसको मैकेनिकली वर्क डन को पॉजिटिव मानते हैं। बट वो जो केस है वो एंथैल्पी से रिलेटेड है, क्योंकि केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन एंथैल्पी से रिलेटेड होता है। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, आप पढ़े होंगे कि जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, तो एनर्जी सिस्टम का डिक्रीज करता है ना। और हम मैकेनिकल वर्क डन की बात, अब यहाँ से इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यदि मैं प्रेशर और वॉल्यूम का एक कर्व लेता हूँ और एरो ऐसे दे देता हूँ, इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है, फाइनल वॉल्यूम 3 वी नॉट है, तो यहाँ से साफ देखने को पता चला यहाँ पे कि गैस में एक्सपेंशन हो रहा है। एरो से आप देख सकते हो कि इनिशियली वॉल्यूम वी नॉट है और फाइनली वॉल्यूम 3 वी नॉट है, तो एक्सपेंशन होगा, तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। क्लियर है? दूसरा, यदि अपने पास इस तरह का प्रोसेस और एरो ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि गैस में कंप्रेशन हो रहा है, डीडब्ल्यू क्या है? नेगेटिव है, और ये है वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम। अब यहां से देखते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस कैसा। अगर हम साइक्लिक प्रोसेस की बात करें, तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई भी क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ का मतलब होता है कि प्रोसेस जहां से स्टार्ट हुआ था वापस वहीं पे पहुंच गया। प्रोसेस 1 2 3, इस अलग अलग प्रोसेस का अलग अलग नाम है ना। कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के नाम बोलते हैं। इसको थर्मल प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स के बदलने का नियम। जैसे आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, मैकेनिक्स में कभी हो सकता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए, कभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाए, कभी कांस्टेंट स्पीड से जाए, वेलोसिटी आपका चेंज करे। तो डिफरेंट डिफरेंट, उसी तरह से थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स मतलब है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर या कोऑर्डिनेट्स कहलाता है। तो इसको बदलने का, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो ये हमारा आइसोबारिक प्रोसेस है, कभी वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो दिस आर द डिफरेंट प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस मतलब होता है जहां से थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स चला है वापस वहीं पहुंच गया। तो इस केस में चूंकि स्टेट फंक्शन माना जाता है इंटरनल एनर्जी को, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए? जीरो। नॉट ओनली दिस, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस में सिर्फ सर्कल नहीं, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, लेकिन ये क्लोज्ड होना चाहिए। और क्लोज्ड प्रोसेस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, वो उसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो। ओके। अब यहाँ से अगर हम देखना चाहें, साइक्लिक प्रोसेस के बाद ड्यू इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब इस प्रोसेस को फिर से एनालाइज कर,
ए बी सी और डी। ABCD एक साइक्लिक प्रोसेस। बताइए कि AB प्रोसेस के दौरान A से B में वर्क डन क्या होगा? कोई बताइए जिनको पता चल रहा है, A से B में वर्क डन क्या? ए से बी के दौरान वर्क डन क्या होना चाहिए? ए से बी के दौरान वर्क डन की जब आप बात करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो होगा। तो वर्क डन ए से बी में क्या होगा? जीरो होगा। उसी तरह से सी से डी में भी वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। बी से सी में एक्सपेंशन है, बी से सी में एक्सपेंशन है, वर्क डन पॉजिटिव होगा। और डी से ए में कंप्रेशन है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। और अपने को पता है कि एरिया अंडर कर्व जो होता है वो वर्क डन को बताता है। इसका ये मतलब है, यदि हम बीसी प्रोसेस की बात करें तो ये टोटल एरिया जो होगा वो बी से सी का वर्क डन होगा। और ए से डी में बात करें तो अपने पास टोटल ये वाला जो एरिया होगा वो हमारा, तो ब्लू वाला एरिया ज्यादा है, इसका मतलब है एक्सपेंशन का एरिया ज्यादा है, यानी पॉजिटिव एरिया ज्यादा है। तो ओवरऑल वर्क डन क्या हो रहा है इसमें? पॉजिटिव। और ड्यू क्या है? जीरो। देखिए, मैं अब अपने किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि साइन इसमें एरो का क्या सिग्निफिकेंस, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एरो जो है वो क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज के केस में वर्क डन हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। ओवरऑल वर्क डन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो अभी भी एरिया अंडर कर्व होगा, लेकिन इस केस में अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं कि एरो आपने लगा दिया, एरो के केस में DW जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यदि प्रोसेस कौन सा होगा? क्लॉकवाइज। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और ड्यू जीरो है। अब अपने पास देखो सी और डी नहीं, CD और AB। CD प्रोसेस में क्या हो रहा है? देखो, ध्यान से देखो। सर हाँ, सर एक बार वापस बता दो सर, नेटवर्क इशू हो गया। ओके ओके, बताता हूँ। ये नेटवर्क इशू आप लोग को सबको हो रहा था क्या? सर एक बार बीच में आवाज भी कट गई। सर मुझे भी हो रहा था। ओके, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे समझिए, मैंने कहा कि जैसे अपने पास कोई प्रोसेस लिया है, प्रोसेस लिया इस तरह, इसमें एरो ऐसे लगा दिया। अब एरो में A B C और D है। यहाँ पे देखो, AB प्रोसेस में A से B वाले में वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि हर जगह यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे हर किसी पॉइंट पे चलेंगे तो वॉल्यूम जो कोऑर्डिनेट्स है वो तो बदलेगा नहीं। अपने को पता है, एक्स अगर प्रेशर को वाई एक्सिस ले लिया, वॉल्यूम को एक्स एक्सिस ले लिया, तो इसकी थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई होता है। यहाँ पे वॉल्यूम कॉमा प्रेशर है, ये तो चेंज कर नहीं रहा है। प्रेशर चेंज कर रहा है बट वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है इसे भी। और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन जीरो होगा। एग्री? क्योंकि पीडीवी होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन द वर्क डन विल बी जीरो। यस सर। क्लियर? यस सर। यहाँ तक, ओके। अब ए से बी में वर्क डन जीरो है, सी से डी में भी वर्क डन जीरो। नाउ बी से सी की प्रोसेस की बात, बी से सी में एक्सपेंशन हो रहा है, इतना तो हमें क्लियर है। यस सर। एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम का बढ़ना। बी पे वॉल्यूम कम है, सी पे वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम का बढ़ना एक्सपेंशन होता है तो हम वर्क डन को पॉजिटिव माने। और वर्क डन होता है एरिया अंडर कर्व, मतलब बी से सी में जब हम सिर्फ बी और सी पे फोकस करें तो इसके अंडर टोटल वॉल्यूम एक्सिस पे, तो कंप्रेशन, इसके नीचे जो एरिया है वो हमारा क्या है? नेगेटिव एरिया है। पॉजिटिव एरिया टोटल ओवरऑल ज्यादा है नेगेटिव एरिया से। पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया से ज्यादा है ना? यस सर। यस सर। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन टोटल हमारा पॉजिटिव है।
सपोज 10 जूल का पॉजिटिव वर्क है, 5 जूल का नेगेटिव वर्क है, तो ओवरऑल वर्क डन इसमें 5 जूल पॉजिटिव होगा कि नहीं? यस तो हम ये कह सकते हैं कि इफ द प्रोसेस इज क्लॉकवाइज देन ओवरऑल वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव। और चूंकि du 0 होता है साइक्लिक प्रोसेस में, du साइक्लिक प्रोसेस में 0 क्यों होता है? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में B से चला है, वापस B पे आ गया, और B का मतलब हो गया कि चेंज ऑफ टेम्परेचर, चूंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक ही पॉइंट पे आ गया, तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। PV इक्वल टू nRT से if pressure and volume are same then temperature will also be same, और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के चेंज पे डिपेंड करता है। तो if the temperature is constant then change in internal energy will be 0। तो du जो होगा इसमें 0 होगा। तो अब यहाँ से dq is equal to according to the first law of thermodynamics dq is equal to du plus dw है। if du is 0 and dw is positive, तो dq is equal to dw है। तो यहाँ से if dw is positive then dq is also positive, और dq पॉजिटिव का मतलब हीट सप्लाई है अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन। यदि आपने हीट को पॉजिटिव रखा है मतलब सप्लाई हो रहा है हीट का। इससे कंक्लूजन फाइनल ये हो गया, जिसको अब हम यूज करेंगे कि इफ द प्रोसेस इज क्लॉकवाइज, इफ द प्रोसेस इज क्लॉकवाइज then heat is supplied to the system. If process is clockwise, heat is supplied to the system. Clear? यस सर। Okay. अब अपने को जैसे ये प्रोसेस बता, ये वॉल्यूम बी नॉट है, इसमें 3 बी नॉट है, ये प्रेशर 2 पी नॉट है, यहाँ पे 4 पी नॉट है। प्रोसेस ऐसा है, बताना है इसमें हीट सप्लाई होगा और रिजेक्ट होगा, और कितना हीट होगा, कितना हीट सप्लाई या रिजेक्ट होगा। 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। आंसर क्या आएगा इसका? आपको स्ट्राइक करेगा, क्वेश्चंस तो स्ट्राइक करना चाहिए ना आपको फिर, ये अच्छा ये प्रोसेस कौन सा है, और इसमें आपको बताना है कि एग्जैक्टली हीट सप्लाई क्या होगा। प्लीज गिव योर आंसर। क्या आ गया आंसर? देखो इसका एरिया अंडर कर्व निकालो, वर्क डन निकल जाएगा। ड्यू 0 है, ओके। तनुश्री का आंसर आया, बाकी कोई बच्चे इसमें अभी बहुत सारे बच्चे हैं, सबका आंसर आना चाहिए। आशीष, भवानी, दिव्यांश, हेमंत, मनीष, भाई बार का नाटक ये आता है। और कितने आंसर आ गए? यश पांडे का आंसर आया। आशी गोयल, वैल्यूज भी बताओ, कितना हीट सप्लाई हुआ उसको वैल्यूज भी बताना है। पहले तो आपको आंसर देना है कि हीट सप्लाई हुआ कि रिजेक्ट हुआ, इसमें से ऑप्शन बताना है। दूसरा बताना है कि एग्जैक्ट हीट कितना है, जितना वर्क डन है उतना ही हीट है, क्योंकि ड्यू तो 0 होता है। तो क्या होगा आंसर? और कुछ, और कोई आंसर? आंसर आना चाहिए ना।
यहाँ पे देखिए, जो एरिया अंडर कर्व है वो अगर निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस है 2 p0 और हाइट है 2 p0। तो इस हिसाब से जो वर्क डन DW आएगा वो आएगा 2 p0 नॉट वी नॉट। तो ये तो वर्क डन हो गया, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो अप्लाई होना ही होना है। du 0 है यहाँ पे, तो dq इज इक्वल टू dw हो गया, और चूंकि क्लॉकवाइज प्रोसेस है तो हीट सप्लाई होगा, तो सप्लाइड आंसर होगा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर। अब बिफोर गोइंग इनटू द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, यहाँ से थोड़ा सा मोलर स्पेसिफिक हीट भी देखें। एक टर्म आएगा मोलर स्पेसिफिक हीट। देखिए, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट के डेफिनेशन में क्या था? अमाउंट ऑफ हीट required to raise the unit mass of any substance, the temperature through the unit degree Celsius, या S को लिखते थे dq by mdt. It is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of any substance through the unit degree Celsius is called a specific heat. यहाँ पे m की जगह पे सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स कर देना है, तो स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट को c से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट्स वैल्यू इज dq by nd. यहाँ से जो मोलर स्पेसिफिक हीट था c, वो इक्वल्स था dq बाई ndt। ये हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट होता था, यानी यहाँ से जो dq लिखते थे वो लिखते थे ncdt। अब c की दो वैल्यू है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट, यहाँ पे दो तरह के मोलर स्पेसिफिक हीट है, एक हमारा है Cp और दूसरा है Cv। तो यहाँ से Cp और Cv का मतलब क्या है? Cv का मतलब है कि हीट सप्लाई अपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया है, और Cp का मतलब होता है कि हीट सप्लाई अपने कांस्टेंट प्रेशर पे किया है। इन दोनों का फर्क देखिए क्या होता है। अब अपने को पता है कि जब भी आप हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम करते हैं, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम करते हैं, तो V कांस्टेंट होगा, तो वर्क डन 0 होगा। इस केस में हीट सप्लाइड किसके इक्वल होगा? du के इक्वल होगा। तो Cv जो टर्म होता है वो उसको हम लिखते हैं dqv, मतलब हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम को आप लिख देते हैं du बाई ndt। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाता है हर सब्सटेंस के लिए, du इज इक्वल टू ncvdt। ये फॉर्मूला भी है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू ncvdt, इंटीग्रेट करेंगे तो u इज इक्वल टू ncvt। ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर। उसी तरह से जो Cp होता है वो होता है dq ndt। तो जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन तो 0 होता नहीं है, तो जो भी आप हीट सप्लाई करते हैं वो दोनों पार्ट में जाता है, इंटरनल एनर्जी में भी जाता है और कुछ वर्क डन बाय द सिस्टम भी होता है जब आप हीट सप्लाई कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं। तो यहाँ से दूसरा फॉर्मूला हो गया dq इज इक्वल टू ncp। पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। तो Cp और Cv में ये अपने पास दो रिलेशन हो गया, dw इज इक्वल टू ncvdt और dq इज इक्वल टू ncvdt। ओके, अब according to first law of thermodynamics, dq
इज इक्वल टू होता है अपने पास du प्लस dw। अब इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट अपने को इस इक्वेशंस को लिखते हैं, तो dq को लिख देते हैं ncp dt, du को लिख देते हैं ncv dt और dw को लिख देते हैं nrd। ये कैसे लिखा? ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ तनुश्री, देखो मैं जो नेक्स्ट स्टेप में लिखना चाह रहा हूँ वो लिखना चाह रहा हूँ सीपी और सीबी के बीच में रिलेशंस, जिसको हम लोग बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स, मेयर साइंटिस्ट का नाम है, तो हम मेयर्स रिलेशंस देखना चाह रहे हैं। वर्क डन होता है, देखिए वर्क डन होता है पीडीवी और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होगा तो पीडीवी इज इक्वल टू होगा एनआरडीटी, तो पीडीवी के जगह पे हम एनआरडीटी लिख सकते हैं। वर्क डन को पीडीवी लिखते हैं, उसकी जगह पे एनआरडीटी लिख रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि dt से dt कैंसिल हो गया और n से n कैंसिल हो गया, तो Cp इज ऑलवेज इक्वल्स टू Cv प्लस R। या हम कह सकते हैं कि Cp माइनस Cv इक्वल्स टू क्या होगा? R होगा। ये हमारा फॉर्मूला कहलाता है मेयर्स फॉर्मूला। इसमें जो Cp और Cv है क्या है? Cp और Cv मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर, और उसी तरह से सी भी है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो ये हमारे पास रिलेशन हो गया, और इससे ये भी पता चलता है कि सीपी माइनस सीबी इज आर एंड आर इज पॉजिटिव वैल्यू। तो दो चीज का डिफरेंस यदि पॉजिटिव है, इसका मतलब है फर्स्ट वाला ग्रेटर है, तो सीपी ऑलवेज ग्रेटर देन होता है सी। वैसे भी यदि हम बात करें तो सीपी में जब आप हीट सप्लाई करते हैं तो हमें डीक्यू और डीडब्ल्यू दोनों में देना पड़ता है, जबकि आप सीपी में जब हीट सप्लाई करते हैं तो सिर्फ डी में देना पड़ता है। तो हमेशा जो सीपी होता है वो सीवी से ग्रेटर होता है, और कितने से ग्रेटर होता है? तो ये हो जाता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, मतलब आर से ग्रेटर होता है। तो ये अपने पास टर्म था सीपी सीबी। अब देखो इसका हम डायरेक्टली इस्तेमाल भी कर सकते हैं सीपी और सीबी को, लेकिन बिफोर गोइंग इनटू द नेक्स्ट डिटेल, यहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो थोड़ा सा कुछ सेक्शन है वो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इंट्रोड्यूस करना जरूरी है यहाँ पे चीज समझने के लिए, एंट्रेंस की चीजों को। आशुगुल सर, इसमें वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। वर्क डन नेगेटिव किस केस में? किस केस में वर्क डन, किस केस में? पूछ ही लो, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सर जो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया, जैसे इसमें डीडब्ल्यू पॉजिटिव लिया तो नेगेटिव भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकते हैं या ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव तो मैंने पहले कन्वेंशन में लिया ना। हाँ। जैसे अब कंप्रेशन जब होगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, पिस्टन को अगर आप दबाएंगे, पिस्टन को अगर खुद ऊपर की तरफ आने देंगे तो वो तो एक्सपेंशन होगा गैस का, और पिस्टन को अगर आप नीचे की तरफ दबाएंगे, जैसे मान लीजिए सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है ये पिस्टन, तो आपने इसके ऊपर लोड डाल दिया तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ आएगा तो फाइनल वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता जाएगा इनिशियल वॉल्यूम से, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव ही तो होगा। तो सर उसे हम मेयर्स फार्मूला में कंसिडर करेंगे क्या? नहीं, मेयर्स फॉर्मूला में वर्क डन तो वो हर केस में एप्लीकेबल है। मेयर्स फॉर्मूला में हमने क्या लिखा है? कहीं भी हमने नेगेटिव पॉजिटिव की बात ही नहीं किया है। देखो हीट सप्लाई, मैंने कहा कि सीपी और सीबी का डेफिनेशन हमने कहा कि सीबी जो होता है वो होता है हीट सप्लाइड कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीपी होता है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप हीट सप्लाई करते हैं तो
कांस्टेंट वॉल्यूम में DW 0 होता है, इसलिए जो भी हीट सप्लाई होगा कांस्टेंट वॉल्यूम में वो सिर्फ DU में जाएगा, क्योंकि DU प्लस DW में DW 0 है। यस तो मैंने इसको DQV की जगह पे इसको हमने रिप्लेस कर दिया DU से, और फिर मैंने कहा DU इज इक्वल टू NCVDT होगा, इंटीग्रेट करके U इक्वल्स टू NCVT होगा, DU का इंटीग्रेशन U होगा। ठीक है, तो इसके बाद जैसे मान लीजिए कि दूसरे प्रोसेस में मैंने कहा कि जब CP की बात करते हैं तो हीट सप्लाई टोटल लेना पड़ता है, एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, दैट कांस्टेंट प्रेशर जो आप भी हीट सप्लाई करते हैं वो दोनों पार्ट में जाता है, DU में भी जाता है और DW में भी जाता है। तो हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर जब आप लेते हैं तो CP हो जाता है, तो DQ यहाँ से फॉर्मूला आ गया NCPDT। अब इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं। देखो अब कहीं भी हमने साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया और वर्तन के बारे में बात नहीं करते। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर बात करें तो DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। ठीक है, अब यहाँ पे DQ NCPDT लिख दिया, DU जो है मतलब हीट सप्लाई कर रहे हैं ना, हीट जब सप्लाई कर रहे हैं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम नहीं है, ये वर्क डन बाय द सिस्टम। देखो शुरू से सप्लाई अगर हम ले रहे हैं तभी तो इसको भी पॉजिटिव ले रहे हैं। तो अगर हीट सप्लाई करेंगे किसी सिस्टम में तो उसका वर्क डन ऑन द सिस्टम नहीं होगा, ये वर्क डन बाय द सिस्टम का ही केस आएगा, इसलिए इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। ये शायद पूछना चाह रहे थे आप। यस सर। इसको DW को पॉजिटिव लिया, NRDT लिया और DT DT कैंसिल होके CP माइनस CB इक्वल टू R। अब देखिए हर गैसियस सिस्टम और टाइप्स ऑफ गैसेस का एक CP और CV आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, केमिस्ट्री में पढ़ा है ना आपने, कोई बताएंगे? सर डिग्री ऑफ फ्रीडम आशी बताओ क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, अच्छा देखिए, देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम मतलब क्या होता है? फ्रीडम मतलब इसको आप बोल सकते हैं कि आजादी। तो हर मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, अभी हम इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स which are different types of energy associated with the molecules। अब यहाँ पे तीन तरह की एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक वाइब्रेशनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब भी हम बात करते हैं तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं और प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात। पोटेंशियल एनर्जी होता नहीं है क्योंकि आइडियल गैस केस में आपको काइनेटिक गैसेस गैसेस स्टेट में आपने पढ़ा होगा आइडियल गैस, और आइडियल गैस के assumptions में हम पहले से मानते हैं कि there is no interactions between the gaseous molecules। इंटरेक्शंस मतलब होता है फोर्स लगाना, और अगर एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स नहीं लगा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी कब डेवलप होता है? जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नेग्लिजिबल कर देते हैं तो हमारा आइडियल गैस बनता है। और इसको करेक्शंस करने के लिए वांडर वाल्स गैस इक्वेशन है ना, P प्लस N N इंटू ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, A इंटू एन स्क्वायर वी स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन वी स्क्वायर देना। ये पढ़ा था ना आपने केमिस्ट्री के अंदर। यस सर। तो सॉरी, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि इट्स अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज और कोऑर्डिनेट्स यूज्ड टू स्पेसिफाई द एनर्जी ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स। ये इंडिपेंडेंट वेज है जिससे हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स को, एक एटम्स को कितने तरह से एनर्जी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो मोनो एटॉमिक है,
डायटोमिक है, ट्राइटोमिक है, पॉलीएटोमिक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। यदि मोनोएटॉमिक की बात करते हैं, इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और वेज used to specify the energy of the molecules. इसलिए जब भी हम मोनोएटॉमिक की बात करते हैं, तो मोनोएटॉमिक में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है, वो भी ट्रांसलेशनल, क्योंकि मोनोएटॉमिक का मतलब है सिंगल एटम। और सिंगल एटम वाले जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, जितने भी इनर्ट गैसेस है वो सिंगल एटम होता है। और गैसेस, उसको आप एटम भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। तो मोनो एटॉमिक वाले में सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है तीनों कोऑर्डिनेट्स में। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3 है। देयर इज नो रोटेशन। क्यों रोटेशन नहीं होता? क्योंकि पॉइंट मास रोटेट करता हुआ नहीं मानते। हमने कहा कि रोटेशन रिजिड बॉडी में मानते हैं, पॉइंट मास में रोटेशन नहीं मानते। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डायटोमिक में, तो डायटोमिक में एग्जाम्पल क्या हो गया? इसमें जो एग्जाम्पल हो गया वो हीलियम हो गया, नियोन हो गया, नेसेंट ऑक्सीजन हो गया। डायटोमिक में O2 हो गया, और क्या हो सकता है, H2 हो गया, N2 हो गया। अब यहाँ से डायटोमिक में है, तो इसमें एक बॉन्ड भी होगा। बॉन्ड को हम लोग ऐसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड फिजिक्स में नहीं दिखाते, उसको स्प्रिंग से दिखाते। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों क्या है, बॉन्ड से अटैच्ड है, स्प्रिंग से अटैच्ड है। तो यहाँ से 1 एंड 2 के बीच में क्या क्या हो सकता है? एक तो रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है, तो रोटेशन भी होगा। और रोटेशन किस तरह का होगा? मान लो ये एक्स एक्सिस में है, तो ये वाई और जेड के अबाउट रोटेट कर सकते। ठीक है, तो 2 इसका हो गया रोटेशन। तीनों ट्रांसलेशन तो होगा ही होगा, वाइब्रेशनल भी होगा। वाइब्रेशनल जो है वो 2, हमेशा ये वाइब्रेशनल, क्योंकि वाइब्रेशन में दोनों बात होता है। एक पोटेंशियल एनर्जी भी लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी भी वाइब्रेशन। इसलिए वाइब्रेशनल एनर्जी इज हाफ म्यू बी स्क्वायर प्लस हाफ के आर स्क्वायर होता है। म्यू यहाँ पे होता है रिड्यूस मास सिस्टम का, डिटेल्स में मत जाओ, अभी सिलेबस में नहीं है। बस इतना आप समझ लो कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी होता है वो 2 तरह की एनर्जी होती है। एक हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब ये आपस में मोशन में रहते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी आएगा और पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा। क्योंकि जितना नजदीक आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी उतना चेंज होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, जीरो होगा। तो दोनों तरह की एनर्जी होती है, इसलिए वाइब्रेशन में 2 काउंट करते हैं। जनरली आइडियल गैस के केस में वाइब्रेशनल को नहीं लिया जाता है जनरली, बट एग्जाम में अगर वाइब्रेशनल को काउंट किया तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्लूडिंग द वाइब्रेशन 7 हो जाएगा। और अगर वाइब्रेशन को काउंट नहीं किया तो टोटल कितना हो गया? 5। केमिस्ट्री में कितना पढ़ा? 5 पढ़ा था कि 7? थोड़े दिन पहले पढ़े हो, सब भूल गए क्या? सर ये वाला नहीं पढ़ा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम।
हाँ, आशिक क्या बता रहे थे? बताइए। आशिक। सही था। अच्छा, मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए, एक पेरेंट्स आए हैं, मैं अभी मिलता हूँ।
सॉरी बच्चों, एक बच्चे चला गया, कौन चला गया? यश, तनुश्री, स्निग्धा, श्रुति, सारा, साई। अच्छा वो नहीं आएगा। यश, यश जहांगीर कहाँ है? स्निग्धा, आवाज आ रही है? यस सर। यश कहाँ चला गया? सर शायद तक आया नहीं। अच्छा, यश को फोन करता हूँ तब नॉर्मली लेता है सब। अभी हीट में समझने में क्या दिक्कत है? तो सिंपल है, सबको समझ में आती है, क्लास अटेंड करना चाहिए। ओके, तो यहाँ से हमने कहा कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो ट्रांसलेशनल जो है वो 3 है, रोटेशन जो है वो 2 है, और वाइब्रेशनल जो है वो 2 है। टोटल अगर हम काउंट करें तो मोनो डायटोमिक के लिए 7। अब अगर हम पॉली एटॉमिक की बात करें, क्योंकि ट्राई एटॉमिक भी अगर आप बात करते हैं, जैसे ट्राई एटॉमिक, तो ट्राई एटॉमिक में 2 केस आता है, एक आता है लीनियर और एक आता है नॉन लीनियर। जो नॉन लीनियर हो जाता है वो पॉली एटॉमिक की तरह होता है, जिसमें 3 ट्रांसलेशनल होगा और रोटेशनल भी 3 होगा। वाइब्रेशंस को हम इसमें ले सकते हैं 2, लेकिन हम वाइब्रेशन को हमेशा 2 काउंट करते हैं, बट वाइब्रेशन को हम नहीं भी ले सकते हैं। लीनियर में और नॉन लीनियर में देखिए, लीनियर वाले में जो ट्रांसलेशनल होगा वो तो 3 होगा ही होगा, और रोटेशन वाले में 2 होता है। लीनियर का एग्जांपल क्या है? CO2, क्योंकि जब आप इसका बॉन्डिंग अरेंजमेंट देखेंगे तो ऐसा हो, और ये एक लीनियर मॉलिक्यूल कहलाता है। जबकि जो पॉलीएटॉमिक केस में आप देखते हैं, तो पॉलीएटॉमिक वाले केस में आप इसमें जैसे आप NH3 ले सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है? पॉलीएटॉमिक। अब देखिए, जो अपने पास है लॉ ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वो क्या करता है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम, बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट था, बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट था, उसने बताया था हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी होता है वो हाफ केटी होता है पर मॉलिक्यूल। मतलब ये क्या है? ये है पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे के जो होता है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, वो R/Na होता है। R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, अपने को पता है गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है केमिस्ट्री केस में, आपने पढ़ा होगा 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। और Na एवोगाड्रोस नंबर है, वो 6.02 टू 10⁻23। ठीक है, तो ये हमारे पास है 2 वैल्यू, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब करीब आ जाएगा 1.38 इंटू 10⁻23। ये बेसिकली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है। और अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर T है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है, तो इस केस में जो एनर्जी होता है मॉलिक्यूल्स को वो हाफ KT के इक्वल। यानी अगर हम पर मोल बात करें तो जो एनर्जी होगा वो होगा हाफ इंटू KT इंटू Na। इस Na से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अपने को पता है 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na एवोगाड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब यहाँ पे K इंटू Na को
आर लिख सकते हैं, तो हाफ आर टी हो गया, ये हो गया पर मोल। इसलिए फॉर एन मोल जो एनर्जी हो गया वो हो गया हाफ एन आर टी। ठीक है, पर मोल जो एनर्जी हो गया वो क्या हो गया, हाफ एन आर टी। अच्छा, आगे आते हैं हम लोग, यहाँ तक हो गया। ओके, तो यहाँ से हमने देखा कि फॉर एन मोल्स जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण जो एनर्जी था, टोटल एनर्जी, वो था हाफ इंटू एन आर टी। अब इस हिसाब से U इज इक्वल टू था एन सी बी टी। यू अपने पास आ गया हाफ इंटू एन आर टी। ये था फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसलिए फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम जो U इक्वल्स टू हाफ एन आर टी है, इसको लिखते हैं एन सी बी इंटू टी। टी से टी कैंसिल हो गया, एन से एन कैंसिल हो गया, सो सी बी हो गया आर बाई टू फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड फॉर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो सी भी हो गया वो एफ आर बाई टू। देखो, ये सी भी निकालने का सबसे आसान तरीका है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मोनो एटॉमिक के लिए सी भी क्या हो, तो आप कहोगे मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक के लिए आप बताओगे सी भी होता है एफ आर बाई टू, और एफ है यहाँ पे थ्री। मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डायटोमिक के लिए 5 होता है, और पॉलीएटॉमिक के लिए 6 होता है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस को 2 काउंट कर सकते हैं, मोनोएटॉमिक में वाइब्रेशन को नहीं दे। ठीक है, कभी कभी परसेंटेज वाइब्रेशन को काउंट करना होता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो 2 है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसका कुछ परसेंटेज निकाल, और तब उसको हम फिर एनर्जी में काउंट करें। तो इस तरह से हम सी भी मिल गया, और जब सी भी मिल जाएगा तो सीपी हमेशा आर प्लस सी भी होता है, तो ये हमेशा ये होगा 5r/2 होगा, या 7r/2 होगा, ये होगा फॉर मोनोटोमिक। अब हर गैस के लिए एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, इस कांस्टेंट का नाम है गामा, दैट इज इक्वल्स टू सीपी बाई सीबी, है ना। ये इट डिस्क्राइब्स, इसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपी इंडेक्स, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, राइट। इसको हम बोलते हैं गामा। गामा को क्या बोलते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ सीपी टू द सीबी। सीपी और सीबी का जो रेशियो होता है उसको हम लोग गामा बोलते हैं। तो गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीबी। और अगर हम टाइप्स ऑफ गैस के लिए बात करें, तो गामा जो होता है वो हमेशा 1/2 + 1 + 2/f होता है। मतलब अगर हम मोनो एटॉमिक के लिए गामा बात करें, तो गामा होता है 1 + 2/3, दैट इज 5/3। 5/3 को 1 पॉइंट कुछ 66 ले सकते हैं। उस तरह से डायटोमिक के लिए
गामा होता है 1 प्लस 2/f, f यहाँ पे 5 है, दैट इज 7/5, ये हो जाएगा 1.4। तो जैसे जैसे देखो गैस की एटॉमिसिटी बढ़ रही है, जैसे मोनोएटॉमिक से डायटॉमिक की तरफ जा रहे हैं, गामा की वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, 1.66 से 1.4 आ गया। तो इस तरह से हमेशा इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है। ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो डिस्क्राइब करता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये टाइप्स ऑफ प्रोसेस में इसका यूज होता है। आपका क्वेश्चन होगा ये इसका क्या यूज है? इसका यूज है जिसको बोलते हैं कि प्रोसेस कैसा होगा जब हम इसको एडियाबेटिक प्रोसेस कोई करते हैं, तो इसमें हम गैस में टाइप्स ऑफ गैस की बात करते हैं, इसमें CP/CV का रेशियो क्या है। तो यहाँ तक हमने देखा कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैसे निकालते हैं, CP कैसे निकालते हैं, CB कैसे निकालते हैं। कौन नॉर्मल बच्चे अर्जेंट है तो थोड़ा देर बोल दीजिए, वैसे तो मेरी क्लास तो हुई 7 बजे तक, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कौन कौन सा प्रोसेस है? एक है आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब होता है सेम, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद एक प्रोसेस हम ऐसे भी ले सकते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस तो होता ही है, साथ में साइक्लिक प्रोसेस तो सब में है, साइक्लिक प्रोसेस तो सब में हो सकता है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में एक साइक्लिक प्रोसेस तो सब में इंक्लूड है। साइक्लिक आइसोबैरिक हो सकता है, साइक्लिक आइसोकोरिक हो सकता है। तो दिस आर द प्रोसेस। अब देखिए आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट। आइसोकोरिक में क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट सप्लाइड हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब है जब भी किसी भी प्रोसेस में हीट सप्लाई नहीं होता, DQ हीट एक्सचेंज नहीं होता बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो इसको एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में भी यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट कंडीशन होता है इन टर्म्स ऑफ, मतलब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं PV/N जब कांस्टेंट होता है तो इसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, और N को बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। N को बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। देखिए जो वर्क डन है इन द केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, तो जब आप वर्क डन इन द थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे प्रोसेस में, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कौन कौन सा वर्क डन है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो वर्क डन की बात करते हैं। सबसे पहले वर्क डन आइसोबारिक प्रोसेस में देखते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है PdV। अब यहाँ पे जब टोटल वर्क डन की बात करते हैं तो ये PdV का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन V इनिशियल से V फाइनल, ये फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम है, ये हो जाएगा P फाइनल वॉल्यूम माइनस PV इनिशियल।
आइडियल गैस इक्वेशन तो हर जगह आपको लगाना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन आपको अप्लाई करना है, हो जाएगा एनआर टी फाइनल माइनस टी। तो वर्क डन का दो फॉर्मूला हो गया आइसोबारिक प्रोसेस में। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन का दो फॉर्मूला है। तो एक फॉर्मूला अपने पास हो गया पी बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, या दूसरा फॉर्मूला हो गया एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। जैसे फॉर एग्जांपल जो इसका प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, देखिए अगर हम सिर्फ एक प्रोसेस की बात करें, आइसोबारिक प्रोसेस, तो प्रेशर और वॉल्यूम का सपोज दैट ये प्रोसेस ले, इसको बोलते हैं आइसोबारिक एक्सपेंशन। यहाँ पे वॉल्यूम वी नॉट है, यहाँ पे टू वी नॉट है, एन मोल्स मोनो एटॉमिक है, एन मोल्स मोनो एटॉमिक गैस है, जिसको आपने इस तरह से एक्सपेंड किया। इसके जो हमारे थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स है, थर्मोडायनेमिक जो स्टेट वेरिएबल्स है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, स्टेट वेरिएबल्स है ना, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। बताना है पहला तो वर्क डन क्या हो। तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आइसोबारिक प्रोसेस की पहचान है कि प्रेशर के परपेंडिकुलर लाइन होगा, ये यहाँ पे प्रेशर हर जगह कांस्टेंट होगा। तो जो वर्क डन लेंगे वो लेंगे पी, यहाँ पे प्रेशर सपोज दैट पी नॉट, तो पी नॉट इंटू फाइनल वॉल्यूम है टू वी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम है वी नॉट, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट वी नॉट। अगर इसमें मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि डी यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो एनसीबी लिखेंगे फॉर्मूला में। एन नंबर ऑफ मोल्स है, सी भी मोनोएटॉमिक के लिए होता है एफ आर बाई टू, 3r/2 हो गया, एफ यहाँ पे 3 होता है मोनोएटॉमिक के लिए, और dt का मतलब हो गया यहाँ का टेम्परेचर माइनस यहाँ का टेम्परेचर। ए से लेकर के बी तक का प्रोसेस है, तो बी इज द फाइनल, ए इज द इनिशियल, तो ये हो जाएगा टीबी माइनस टीए। और जहाँ पे टीबी क्या है हो जाएगा, पीवी इज टू एनआरटी है, तो पीवी बाई एनआर दैट इज इक्वल टू पी नॉट टू वी नॉट बाई एनआर, और टीए है पी नॉट वी नॉट बाई एनआर। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो n इंटू 3r/2 इंटू टी बी माइनस टी ए को लिख सकते हैं पी नॉट वी नॉट बाई एन आर। अगले स्टेप में r से r कैंसिल हो गया, n से n भी कैंसिल हो गया, द रिजल्ट इज 3/2 पी नॉट। ये हमारा चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है। ए से बी में इंटरनल एनर्जी का चेंज कैसे हुआ हम इस तरह से निकालें। कोई दिक्कत है इसमें, कुछ पूछना हो पूछ सकते। कोई दिक्कत इसमें नहीं। आइसोबारिक प्रोसेस में आपको अगर जब कभी भी बताना हो तो प्रेशर और वॉल्यूम, सपोज दैट आपके पास ये प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस में ये लेते हैं, और यहाँ पे है वी नॉट, इधर है 3v0, ठीक है, और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है जिसपे ये प्रोसेस अप्लाई किया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी थोड़ा सा बताइए आप इसको सॉल्व करके।
ये यहाँ पे क्या बताया था इस वाले क्वेश्चन में, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है और इसको ए से बी तक का प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पे ए से बी, ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द फाइनल पॉइंट। बी पे जो है टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी से, पीवी इक्वल टू एनआरटी से टेम्परेचर जब आप निकालेंगे तो पीवी बाई एनआर होता है। यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है, वॉल्यूम बी नॉट है, तो पी नॉट वी नॉट बाई एनआर, यहाँ का टेम्परेचर बी का हो जाएगा और ए पॉइंट पे हो जाएगा ये पी नॉट इंटू वॉल्यूम है 3 बी नॉट बाई एनआर। तो दोनों के वैल्यू को पुट कर दिया, एनसीवीटीटी फॉर्मूला लगाया, तो इससे अपने को चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई। मतलब ये इसको बोलते हैं पीवी डायग्राम को पीवी इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं। इस तरह के प्रोसेस का आपसे पूछा जाएगा कि आइसोबारिक प्रोसेस का इंडिकेटर डायग्राम कैसा होगा। तो अगर हम इंडिकेटर डायग्राम बात करें तो जब कभी भी अपने पास प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है तो ग्राफ तो ऐसा होगा, और अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का इंडिकेटर डायग्राम है तो आइसोबारिक प्रोसेस में ये ऑरिजिन से पास करेगा। समझ लीजिए, ये ग्राफ कहाँ से पास करेगा? ऑरिजिन से। क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है तो V इज इक्वल टू है एनआर बाई पी इंटू टी, तो V प्रोपोर्शनल टू टी है। जिसका मतलब है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो एनआर बाई पी कांस्टेंट होगा। ये स्लोप की तरह बिहेव करता है, मतलब इसका जो टेन थीटा होता है वो बेसिकली एनआर बाई पी को बिहेव करता है। ठीक है, तो जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का दो कर्व है और दोनों ऑरिजिन से पास कर रहा है, एक P1 पे है दूसरा P2 पे है, P1 और P2 में कौन अधिक है? विच वन इज ग्रेटर? इस दोनों प्रेशर में कौन सा रिलेशन ट्रू है? फर्स्ट ऑप्शन। ऑब्वियसली जिसका स्लोप ज्यादा होगा, ऊपर वाले ग्राफ का, फर्स्ट ग्राफ का स्लोप ज्यादा है तो इसका प्रेशर कम होगा ना। तो थर्ड ऑप्शन ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देखो वैसे भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप बात करते हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा। तो इस वाले ग्राफ में एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे P2 वाला जो सेकंड स्ट्रेट लाइन जिसका प्रेशर P2 है उसका वॉल्यूम कम है तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब आप समझिए, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए दो कर्व है, तीन है, तीनों ओरिजिन से पास कर, हमने एक टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए इसको टेम्परेचर यहाँ पे मान करके एक लाइन ड्रॉ किया। इस तीनों स्ट्रेट लाइन को अलग अलग वॉल्यूम एक्सिस पे कट कर रहा है। ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। ठीक है, ये V1, V2 और V3। साफ दिख रहा है कि V3 ग्रेटर देन है, V2 ग्रेटर देन है V1। और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैंने कहा कि पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, क्योंकि एन और आर तो कांस्टेंट होता है। तो इफ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जहां पे ज्यादा है प्रेशर वहां पे कम है। तो मान लीजिए ये प्रेशर जो है यहाँ पे, ये वाला जो प्रेशर है वो P1 है, यहाँ पे P2 है, इधर P3 है। सबसे वॉल्यूम B1 कम है तो इसका प्रेशर ज्यादा है। रिवर्स प्रोसेस, P1 ग्रेटर देन P2।
अगर यहाँ से क्लियर नहीं है तो डायरेक्टली आप देख लीजिए कि P3 का स्लोप सबसे ज्यादा है, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा है उसका प्रेशर सबसे कम, क्योंकि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आई होप सबको समझ। Yes, sir. Yes, sir. इंडिकेटर डायग्राम जब भी हम यूज करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप डायरेक्टली बता सकते हो कि क्या। अब सेकेंड प्रोसेस जो है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। 0. देखो इस केस में जो वर्क डन होगा dw वो होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। इफ द चेंज इन वॉल्यूम जीरो सो वर्क डन विल बी क्या होगा, जीरो होगा। 0. तो वर्क डन कोई फॉर्मूला नहीं होता, वर्क डन जीरो। और इसका जो इंडिकेटर डायग्राम बनेगा वो ऑब्वियसली अगर हम पीवी इंडिकेटर डायग्राम की बात करें तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसा, अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर की ऐसे बात करते हैं तो ग्राफ ऐसा, और अगर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बात करते हैं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यहाँ भी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, ग्राफ पी और टी के बीच में है तो पी इज इक्वल टू एनआर बाई वी इंटू टी है। तो स्लोप यहाँ पे फिर स्ट्रेट लाइन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। यदि दो स्ट्रेट लाइन दे दिया, दोनों पासिंग थ्रू ओरिजिन है,